थैंक यू। ओके। अच्छा बच्चों, हमने आज आपके लिए क्या बताया था, क्या लेना है हमें? प्राची गुप्ता। यस प्राची गुप्ता। हाँ प्राची गुप्ता, आप क्या कहना चाहती हैं? भी वाइवा देना है। आप तैयार हैं आज वाइवा देने के लिए? यस मैम। अच्छा, शो मी योर फी कार्ड और अपनी एक्टिविटी शो कर दीजिए, उसके बाद वाइवा स्टार्ट करिए। हाँ प्राची। हाँ, ये आपका संवाद है, ठीक है। उसके बाद कहानी। कहानी। हाँ प्राची गुप्ता। हाँ स्टार्ट करिए। हाँ स्टार्ट करिए प्राची। मैम मेरा नाम प्राची गुप्ता है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैम मेरा पसंदीदा किरदार है दो बैल। जूली नामक किसान के पास प्राची। दो बैल। यस मैम। हाँ हाँ बेटा, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, खड़ 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 की आवाज आ रही है। क्लियर? हाँ बताइए। नहीं, जब भी तुम बोलती हो तभी शुरू। हाँ बोलो, अब बाहर निकल के आओ, शायद क्लियर हो जाए। यस मैम। हाँ बोलो। मैम अब बोलूं? हाँ बोलो। जूली नामक किसान के पास दो बैल रहती थी। एक का नाम था हीरा और एक का नाम मोती। वह दोनों बैलें देखने में सुंदर भी थी और काम से बेटा चौकस भी एक थी। मिनट, बेटा एक मिनट। बैल जो थे यस फीमेल नहीं हुआ करते हैं, बैल मेल प्रजाति है, मेल। तो थी नहीं हाँ मत लगाओ। सबसे पहले तो आपका जो वाचन में यही प्रॉब्लम आ रही है कि आप बैलों को थी कर रहे हो। गाय जो होती है वो थी है, यानी कि फीमेल है। बैल मेल प्रजाति है, मेल प्रजाति, समझ गए? तो आप थे लगाइए उसके लिए। हीरा और मोती दो सुंदर बैल थे। ओके मैम। यस मैम। मैम सुनाओ। हाँ हाँ और स्टार्ट वह करिए। भाषा द्वारा विचार भी कर लेते थे। कभी कभी वह एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे को अपना प्रेम भी प्रदर्शित भी कर लेते थे। जब ये दोनों बैल हालिया गाड़ी में जोत के लिए जाते तो प्रत्येक बैल की कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उनकी गर्दन पर हो, और वह दोनों बहुत मेहनती भी थे। थैंक यू मैम। हाँ, मैम ठीक ये है। चैप्टर ये, हाँ यस, ये आपको क्यों इतना पसंद आया प्राची? ये दोनों बैल बैलों के विषय में ही आपने बोलना क्यों उचित समझा? मैम एक और बार रिपीट करना, मैम आवाज नहीं है आपकी। आपने इन दोनों बैलों को ही चूज क्यों किया? ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इनमें पसंद आई? मैम ये कहानी ना इंटरेस्टिंग लगी हमें। क्या इंटरेस्टिंग लगा बेटा इसमें? कुछ कुछ मॉरल भी तो होना चाहिए ना, कि मुझे इस कारण से ये पसंद आया। क्यों पसंद आए दोनों बैल आपको? मैम उनमें क्या है इसलिए कि, हाँ बताइए। मैम ये दोनों बैलें थी ना जो उनका मैम एक साथ प्रेम, एक साथ मैम जो एक साथ काम करती थी, हर काम एक साथ। ठीक। थैंक यू। चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या हाँ फतेह अहमद। यस फतेह अहमद, हाँ बोलो फतेह। फतेह अहमद, आप कुछ कहना चाहते हैं? फतेह अहमद फतेह अहमद, आपने हैंड रेस कर रखा है, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैम आपने वो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप जिनसे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है ये दिया था हाँ, कल। इस पे आज हमको आज इस पे वाद विवाद रखना था ना, कि इंसानों द्वारा प्रकृति को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हम अपनी प्रकृति की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, अपने पर्यावरण की और अपनी प्रकृति की। पर्यावरण प्रकृति एक ही चीज है, इसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर अभी सेकंड यूनिट में बहुत ही अच्छा वाद विवाद हुआ है। सभी बच्चों ने एक एक पॉइंट बोला था, और जो जो पॉइंट्स आप सबके पास कुछ अलग डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, आप उन सभी पॉइंट्स को नोट करिए, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही अच्छा निबंध अनुच्छेद
इसका एक बहुत अच्छा टॉपिक तैयार हो जाएगा और इस पे आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको जानकारी मिलेगी कि किन किन तरीके से हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो बच्चे बोलना चाहते हैं वो हैंड रेज करें, जो तैयारी कर कर आए हैं वो हैंड रेज करें। ये कल हमने टॉपिक दिया था, इस टॉपिक पर जिन्होंने तैयारी करी है, कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। मैम यूनिट 2 के बच्चों ने, लगभग 10 बच्चों ने बहुत ही अच्छा इस पर बोला है, बहुत बढ़िया। मैम सारे यस एक मिनट पता है, एक मिनट पता है, सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर करे थे, सारे एटलीस्ट सारे। और उन्होंने न केवल ये बताया कि हम किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसका समाधान भी उन्होंने खुद बताया। इसका समाधान ऐसे हो सकता है कि ये करें तो प्रकृति को नुकसान नहीं बल्कि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। हमें लगता है आपकी क्लास, आपके यूनिट ने कोई तैयारी नहीं करी है। यस फतेह, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। मैम मैंने तय करा है, मैं सुनाऊं? हाँ, आपने तय किया, तैयारी करी, आप सुनाइए बिल्कुल। मैम ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं जिनसे हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, वनों की कटाई और औद्योगिकरण। और जीवाश्म ईंधन ये एक प्रकृति के द्वारा दिया गया एक संसाधन है जिसका हम लगातार प्रयोग करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। इससे ना तो ये खत्म होता जाएगा बल्कि इससे जो वायु प्रदूषण फैलता है उससे भी बहुत नुकसान होता है। और वनों की कटाई से जो हम वृक्षों को काट देते हैं उनसे ना तो जो वो मिट्टी की पकड़ बना के रखते हैं वो भी कम होती है, जिससे हमारे वो मिट्टी बह जाती है या फिर कम हो जाती है। और इससे हम जो जानवर उस पे रहते थे, जो जैसे पक्षी हैं जो उस पे रहते थे, जिनके घोंसले थे, उनका भी हम घर वो हटा देते हैं उधर से। हाँ। और जो औद्योगिकरण मतलब जो रसायनों का प्रयोग होता है जो हम जिसको सीधा नदियों में डाल देते हैं और जो हम जमीन पर ऐसे ही फेंक देते हैं जिसके कारण एक तो वो जो जलीय जीवन है उसका भी उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है जो हानिकारक है उससे जमीन पे जो मिट्टी है उसके लिए भी बहुत नुकसानदायक है ये। और घरों और इमारतों के निर्माण के लिए जो हम वनों की कटाई करते हैं उससे भी प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वनों की और कटाई जो से, वनों की कटाई से सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है, बताइए। सबसे ज्यादा वनों प्रभाव की प्रकृति पे, और जो जीव उधर रहते थे उनका घर भी हमने वो हटा दिया। उजाड़ दिया। ठीक है, हाँ इसके अतिरिक्त कोई और बोलना चाहेगा। इतना अच्छा यूनिट 2 ने दिया है, इस पे वाइवा, मतलब वाइवा कहना चाहिए या वाद विवाद किया है कि मन खुश हो गया। लेकिन आपकी, हमें नहीं लग रहा कि आप क्या कोई भी तैयारी कर कर आया है। आप लोगों ने सोचा होगा मैं, हम तो बस ऐसे ही कह रही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पे अनुच्छेद लिखने को आ सकता है, इस पे आप कभी बोलना चाहेंगे तो आप बोल पाएंगे कि किस प्रकार से, किन किन कारणों से हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस प्रकार से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। पारस गुप्ता कुछ बोलना चाहते हैं। यस पारस, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर। यस पारस। मैम हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं मैम, जैसे कि हम अपने लिए ही सोचते हैं मैम। जैसे कि हमें अपना कहीं घर बनाना होता है तो हम पेड़ और बाकी पौधों को उजाड़ देते हैं सिर्फ अपने ही हित के लिए। हम दूसरों का हित नहीं देखते। जैसे कि वहाँ पे जो जानवर रहते हैं और मैम जो पक्षी वगैरह रहते हैं मैम, हम उनके बारे में नहीं सोचते और अपना घर बनाने के लिए वो जंगल उजाड़ देते हैं। और मैम जैसे कि मैम हमारे खेत वगैरह होते हैं मैम, उसमें जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है मैम, वो बह के जब नदी में जाता है तो मैम नदी भी बहुत प्रदूषित होती है मैम। उससे नदी में रहने वाले बहुत सारे जलीय जीव जलीय हाँ, जीव जलीय जो जंतु, वहाँ जीव के जंतु। जीव जंतु सब मैम मर जाते हैं मैम। हम्म, इसलिए इंसानों को ये सोचना चाहिए कि हम्म, हमें अपना ही हित ना देखे, किसी और जानवरों का हित देखना चाहिए। वो हम्म, बेजुबान है, वो हमसे कुछ कह नहीं सकते, पर हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम जितने पेड़ लगाएंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा मैम, क्योंकि पेड़ हमें
मैम पेड़ अगर नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे। मैम पेड़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन देते हैं। देते अगर हैं, हम बहुत लोग पेड़ ऐसे ही बिल्कुल काटते सही। रहेंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए हमें यस, पेड़ लगाने चाहिए, और पेड़ बाढ़ से भी हमें बचाते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे उतनी पेड़ पानी रोकने की क्षमता रख सकेंगे। अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो हमारा पूरा गांव या शहर सब पानी में ढह जाएगा। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और जीव जंतुओं के बारे में हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। दोनों बच्चों ने, फतेह अहमद ने और पारस गुप्ता ने, बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को समझाया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पॉइंट्स बच जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण नुकसान के। पारस म्यूट हो सर, म्यूट कर लो बेटा। और कोई पॉइंट रखना चाहेगा? कोई पॉइंट रखना चाहेगा? किसी को और कोई पॉइंट नहीं रखना है? किसी के पास कोई पॉइंट नहीं है पर्यावरण संरक्षण के लिए? ये बहुत दुख की बात है कि आप लोग इस प्रकार की केवल किताबी कीड़ा बन के रहना चाहते हैं। किताब से संबंधित, आपके लेसन से संबंधित केवल बात की जाए। इसके अतिरिक्त अगर कोई एक्टिविटी हम रखते हैं तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि इस तरह की एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है आप लोगों के मानसिक विकास के लिए, ताकि समाज में क्या घट रहा है, किस प्रकार से हम हमारा दिनचर्या होनी चाहिए जिससे हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकें। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो वेल एंड गुड, हमारा तो कुछ नहीं है। हम तो चैप्टर पे आ जाते हैं अभी। चलिए, कल हम लोगों ने सालिम अली का पाठन किया था, सालिम अली की। आज हम उसी चैप्टर का आप लोगों से ओरल टेस्ट लेना चाहेंगे। सबसे हम पूछना चाहेंगे, सबसे पहले सालिम अली कौन थे? हैंड रेज करें। मुस्कान गुप्ता, मुस्कान गुप्ता, आज आपने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया इसमें? कितने सारे पॉइंट्स हैं जो आप तैयारी नहीं करके आती तो भी बोल सकती थी। दुख की बात है मुस्कान, तुम हमेशा हैंड रेज रखती हो। कनिका बंसल, आप सब गर्ल्स जो एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी आज की आपने वाद विवाद प्रतियोगिता में आप लोगों ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। सालिम अली कौन थे? कनिका बंसल, बताइए। यस कनिका, आप अपनी साइड से अनम्यूट होइए। कनिका, अपनी साइड से अनम्यूट हो जाइए आप। बताइए कनिका, बताइए सालिम अली कौन थे? मुस्कान गुप्ता, मुस्कान आप बताइए। हम सालिम अली बर्ड वॉचर थे। आपने क्यों नहीं आज पार्टिसिपेट किया? बताइए मैम कल मुस्कान। क्लास में आपने ये बताया था, तो कल मैम क्या? लास्ट में मिनट हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा। मैम आप कल मेरे से पूछ लीजिएगा। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप नहीं बताएं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। हमें पाठ से अलग हटकर भी कुछ इस तरीके की जो हमें हमेशा दैनिक जीवन में भी हमारे ये सारी चीजें काम आती हैं, उन पर हमें कभी विचार विमर्श कर लेना चाहिए। सभी बच्चों ने बहुत, यूनिट टू के बच्चों ने इतना बढ़िया करा है कि सभी बच्चे पॉइंट्स लेकर आए थे और सभी ने अपना पॉइंट्स रखे, और इतने ज्यादा पॉइंट्स हो गए वहां पर। करीब 10 गर्ल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, एक सारे पॉइंट्स उन्होंने लगभग काउंट करे थे। लेकिन आपकी यूनिट में तो किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया इतने बढ़िया टॉपिक पर। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक अगला प्रश्न है, किस घटना को सालिम अली ने अपने लिए सीख मानकर अपने जीवन की दिशा को बदल दिया? मुस्कान के अलावा बच्चे हैंड रेज करें। मुस्कान तो रीडिंग करती है, उसे तो पता ही है सारी चीजें। बाकी सब बच्चे क्या सो रहे होते हैं क्लास में? हैं?
आप लोग अपने माता पिता को धोखा दे रहे होते हो, लीड लगा के कान में बैठ जाते हो, पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करते हो किसी भी चीज में। नहीं, कुछ गर्ल्स हैं केवल या कुछ बॉयज हैं जो केवल पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी बच्चों को क्या पढ़ना नहीं है? सभी के लिए होती है ना क्लास। बाकी बिल्कुल मूक बैठे रहते हैं, मूक एकदम, कि टेप टेप लगाकर अपने लिप्स पर कुछ नहीं बोलना है। जबकि कितने सिंपल सिंपल से हम क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, अब हम राशि गोयल को हम म्यूट करेंगे। यस राशि गोयल। मैम बचपन में सालिम अली ने एयर गन से एक गौरैया को घायल कर दिया था। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। क्या बदला था जीवन की दिशा को? कैसे बदल गई थी जीवन की दिशा? बताइए। इस घटना ने किस प्रकार से बदला सालिम अली को? ऋषि गोयल, हाँ माल्या अग्रवाल। इसी सालिम अली को इस घटना ने सालिम अली को क्या बदला? मैम इसके बाद वो पक्षी प्रेमी बन गए थे। हाँ, किस प्रकार से? मैम जब उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई थी, तो उसी हाँ। घटना के बाद से ही वो एक पक्षी प्रेमी बन गए। क्या इसके पक्षी प्रेमी बनने का क्या मतलब हुआ बच्चे? मैम उसके बाद ही वो एक ऐसे इंसान बन गए जो मतलब पक्षियों के बारे में सोचते थे, प्रकृति के बारे में सोचते थे। हाँ पक्षियों की खोज करते थे, अलग अलग पक्षियों की। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अलग अलग खोज करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए भी तैयार रहिए। हम क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। एक क्वेश्चन से ही दूसरा क्वेश्चन निकलता है। हाँ, अगला है सालिम अली को पक्षियों की दुनिया की ओर किस बात ने मोड़ा? सालिम अली को क्लास चल रही है, बस आशु कहाँ बता दो। वो एक तो चेयर वो बननी है, टेबल हमने बताया था ना। हाँ, किस घटना ने सालिम अली को पक्षियों की दुनिया की ओर किस बात ने मोड़ा? सालिम अली की दुनिया को बताइए। फतेह अहमद। यस। मैम जब वो बचपन में अपनी एयर राइफल से खेल रहे थे, तब उन्होंने खेलते वक्त गलती से एक नीलकंठ वाली गौरैया को घायल कर दिया था, जिसे देख के उन्हें उस पर बहुत दया आई और उन्होंने तभी से ही पक्षी प्रेमी बन गए और उन्होंने भारतीय पक्षी विज्ञान में उन्होंने सफलता पाई और उन्हें प्रकृति से लगाव हो गया। और जैसे कि वो कहते थे कि लोग प्रकृति के प्रभाव में आते हैं, लेकिन वो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते हैं। ये उनकी बात है जिनसे पता चलता है कि वह प्रकृति से कितना लगाव करते हैं। और उनके गले में हमेशा दूरबीन रहती थी, जिससे पता चलता है कि वो हमेशा नए पक्षियों की खोज में वो चाहते थे कि वो नए पक्षियों की खोज करें, जिससे कि और यही का मतलब यही पल है जिससे उनके जीवन की दिशा बदल गई और वो एक पक्षी प्रेमी बन गए। पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी भी। वेरी गुड फतेह। हमको ऐसे बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो अपने तरीके से बात करते हैं, जो अपने विचार अपने तरीके से रखते हैं, पढ़ा पढ़ाया नहीं। देखकर कि क्लास तो ऑनलाइन हो रही है, हम बस कॉपी खोल लें, बुक खोल लें और बस हम उसको बोलते जाए, नहीं। आप अपने तरीके से अपने विचार को रखेंगे तो आपका मानसिक विकास भी होगा। आप बोलने की क्षमता आपकी आगे चलकर आपको बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस। चंद्रभान थोड़ी देर वेट कर लो, 10 मिनट वेट कर लो, बस 10 मिनट रह गई है। तो इससे आप आगे जब आप कंपटीशन देंगे तो आप किस प्रकार से आपको अपने एग्जामिनर के आगे बात करनी है, यही से आप लोग ये बात सीखते हैं जब आप अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं।
सेकंड हमारा प्रश्न है, सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिलने क्यों गए थे? 10 मिनट। सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिलने क्यों गए थे? आशु, चाय बना दो, चाय पियो तब तक, सुबह का टाइम है। हाँ 5 मिनट पहले खत्म कर देंगे, चाय बना दो, ये चाय पी। और सालिम अली उनसे मिलने क्यों गए थे? चलिए फतेह आप बताइए बेटा, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। मैम चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे जिनके पास सालिम अली इसलिए गए थे क्योंकि जब उन्होंने देखा कि साइलेंट वैली में जो रेगिस्तानी हवाएं हैं जिससे उधर इतना नुकसान हो रहा है कि उधर वर्षा नहीं हो रही है और जिससे कि पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, तो उन्हें ये पता चला कि अगर यहाँ पे पेड़ पौधे सूख गए तो यहाँ से फिर पक्षी दूसरी जगह चले जाएंगे, तो यहाँ पे वेरी गुड, प्रकृति को भी वेरी गुड। नुकसान होगा और पक्षियों को भी नुकसान होगा, जिसके समाधान के वो उनसे बात करने गए थे चौधरी चरण सिंह के पास। वेरी गुड फतेह, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए Thank you, आप सब मैम। सुन रहे होंगे, हाँ आप सभी बच्चे सुन रहे होंगे, फतेह ने कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन किया है। क्या आप सब बच्चे इस तरह से ट्राई नहीं कर सकते हैं? सब बस टेप लगा के मुंह पर बैठे रहते हो। आप लोग भी बोल सकते हो, अगर फतेह बोल सकता है तो आप सब भी बोल सकते हैं। ठीक है फतेह, वेरी गुड। नेक्स्ट Thank क्वेश्चन you, है मैम। हमारा। हाँ कोई और बोलना चाहेगा इस टॉपिक पर? इसी प्रश्न को कोई और देना चाहेगा? किसी का हैंड रेस नहीं है, हम आगे चलते हैं। सालिम अली की तुलना किससे की गई है और क्यों? सालिम अली की तुलना, मुस्कान को तो पता ही होगा क्योंकि मुस्कान ने कई चैप्टर को कई बार रीड किया है। मुस्कान के अलावा कोई और उत्तर दे। सालिम अली की तुलना किससे की गई है और क्यों? मुस्कान मैं के बताऊं? अलावा, फतेह के अलावा, फतेह आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा बेटा, जब कोई नहीं बताएगा तब आप बताना। हम और बच्चों को देखना चाहते हैं कि ये लोग इस तरह से मुंह क्यों बैठे रहते हैं, क्यों कोई आंसर नहीं देता है, जबकि चैप्टर कितनी बार रीड हो चुका है, चैप्टर एक्सप्लेन किया जा चुका है, इसके बाद भी आप लोग अपने तरीके से आंसर दीजिए। गलत होगा तो हम बताएंगे, या फतेह बता देगा या मुस्कान बता देगी, कोई भी बता देगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोग आगे तो आइए बताने के लिए। क्लास में इस तरीके से बैठे रहने से क्या फायदा है? इससे तो क्लास में मत आओ, अब आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे होते हो। ठीक है फतेह आप बताइए, कोई बताना नहीं चाहता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। फतेह मैम बताइए। सालिम अली की तुलना D.H. लॉरेंस से की गई है क्योंकि जैसे सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे, वो प्रकृति की लिए उसको भला करने के लिए वो हमेशा सोचते रहते थे, ऐसे ही D.H. लॉरेंस भी उनके जैसे ही थे, उन्हें भी प्रकृति से लगाव था, वह भी पक्षियों के बारे में सोचते थे। इस बात को हम ऐसे देख सकते हैं कि जब उनकी पत्नी से पूछा गया था कि वो उनके अपने पति के बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ बातें बता सकती हैं, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो बता सकती हूँ वो उनकी बातें, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जो उनकी छत पे बैठने वाली गौरैया जानती है, उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मतलब वो पक्षियों से इतना लगाव करते थे कि उनकी जो पत्नी थी उन्हें यह कहना पड़ा कि उनसे भी ज्यादा जो छत पे बैठने वाली गौरैया जानती है, आप उससे उससे पता लगा सकते हैं। बहुत अच्छा फतेह, आपने बहुत अच्छे से रीड किया है और बहुत अच्छे से समझा है इस चैप्टर को। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने इस चैप्टर को समझा है। वेरी नाइस फतेह, आप जरूर क्लास में एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे माने जाते होंगे, नहीं फतेह? फतेह क्या परसेंटेज आई थी 8th में? मैम 8th में मेरी कोई रैंक 89 जरूर थी। है। 89 रैंक क्या थी आपकी बेटा? मैम 5th रैंक। आप तो फर्स्ट आने लायक हो बेटा, आप इतना अच्छा मैम बोल फर्स्ट लेते हो। मैम 6th में आई थी फर्स्ट। अच्छा तो आप थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे, जिस तरीके से आपका वाचन है, बोलने का तरीका है, इससे तो आप फर्स्ट आ सकते हो। आप वैसे ही लिखोगे भी, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपकी बार कोशिश करना। हाँ कोशिश करना। हाँ
चलिए, फतेह ने बहुत अच्छे से बताया इस चैप्टर को, इसको हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ भी और बोलने की। चलिए नेक्स्ट है, अरे भाई ये कह रहा है अगर हाँ देखने आगे कहेंगे क्लास पहले खत्म करें। माल्या अग्रवाल म्यूट योरसेल्फ। माल्या अग्रवाल, माल्या अग्रवाल म्यूट योरसेल्फ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सैलानी शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सैलानी किसे कहा गया है? सैलानी मतलब जो जो लोग मतलब जो घूमते रहते हैं, घूमने वाले जो लोग होते हैं उन्हें सैलानी कहते हैं। सैलानी का सही शब्द है बेटा पर्यटक। हम लोग कहते हैं ना इस बार इतने सैलानी आए ताजमहल देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सैलानी का अर्थ है पर्यटक, जो दूसरे स्थानों को देखने जाते हैं। तो हम लोग हर साल निकलता होगा, देखते होंगे कि इस साल इतने सैलानी आए, इतने। तो सैलानी का अर्थ है पर्यटक, जो देखने किसी स्थान को देखने जाते हैं। हम कहीं जाएं किसी दूसरे शहर, तो हमें क्या कहा जाएगा? सैलानी कहा जाएगा या पर्यटक कहा जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए, तहमीना कौन थी? सभी बता सकते हैं? वो बच्चे बताएं जिन्होंने अभी तक कुछ आंसर नहीं दिया है। तहमीना बहुत ही इजी आंसर है इसका। तहमीना कौन थी? मैं बताऊं? नहीं बेटा, आप तो बता ही दोगे। अब उन बच्चों को बोलने दो जो बिल्कुल क्वाइट बैठे रहते हैं, शांत। क्लास में बातें बहुत करेंगे, लेकिन जब पूछने लग जाओ तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। बातें सबसे ज्यादा करवा लो। मोहिनी अग्रवाल, इस बात पे तो चलो काफी बच्चे आए हैं सामने। तहमीना कौन थी? अविका सक्सेना अनम्यूट कर रहे हैं आपको। अविका सक्सेना, तहमीना कौन थी? तहनीमा सालिम अली की पत्नी थी। चलिए एक आंसर, और उनकी सहपाठी भी रही थी। सहपाठी भी रही थी और सालिम अली की तहमीना पत्नी थी। ठीक है, चलिए कुछ तो किसी और बच्चे ने बात करी। चलिए बच्चों आज का टाइम तो हो रहा है, खत्म करते हैं। थोड़ी एक आध क्वेश्चन और पूछ लेते हैं बस, और कल इस पे हम रिटन टेस्ट लेंगे आप लोगों का। कल इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट होगा, क्लास में ही बैठ के आप लोग देंगे और फिर अपने आंसर्स हमें पढ़ के सुनाएंगे किससे क्या लिखा है। सभी बच्चे तैयारी करके आएंगे रिटन आंसर की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। एक रेखा चित्र सालिम अली का बताइए। रघुराज सक्सेना, यस रघुराज। रघुराज बताइए। रघुराज आप अनम्यूट हैं, बताइए। हाँ बोलो रघुराज, सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में या उनका एक रेखा चित्र के बारे में बताइए। हेलो मैम। हाँ बताइए। हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। यस मैम। सालिम अली एक बहुत ही मतलब प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। वो ज्यादातर अपनी दूरबीन लेकर घूमा करते थे। वो दूरबीन से ही अपनी प्रकृति को देखा करते थे। और मैम यस, वो बहुत बड़े बड़ वाचक थे।
व्यक्तित्व के बारे में। हाँ, दिखने में वो कैसे बहुत थे। बड़े बर्ड वॉचर थे। वो एक नहीं, पहले दिखने व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें आप यही जिन्होंने बताएंगे ना कि दुबले पतले दिखने में कैसे थे। रेखा इसमें वो चित्र का दिखने में मतलब है, इसमें रेखा चित्र का मतलब यही है कि वो दिखते कैसे थे, क्या बताया गया है उनके विषय में। कि मैं वो वो शरीर से दुबले थोड़े दुबले और चश्मा लगाते थे। और 37 साल की कितने उम्र हो गई थी। कितनी कितनी 37। 37 साल की। अरे यस 100 मैम। के लगभग थे वही वो। सेंचुरी में, ऐसा तो सेंचुरी 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 लिखा हुआ है। सेंचुरी का अर्थ है 100 इयर्स। सती लिखा था, सती को हमने कुछ सती। 100 इयर्स कंप्लीट होने में थोड़ा ही टाइम रह गया था जब उनकी मृत्यु हुई है। समझ में आया? 100 इयर्स कंप्लीट करने वाले थे। और यस मैम। किस बीमारी से मृत्यु हुई थी उनकी रघुराज? कैंसर से कैंसर उनकी की मृत्यु बीमारी हुई थी। थी। हाँ, कैंसर कैंसर की की बीमारी बीमारी थी। से मृत्यु हुई थी। दुबले पतले शरीर के थे, पर्यावरण के प्रति घुमक्कड़ प्रकृति के थे, दुबले पतले शरीर के थे, और सेंचुरी यानी कि लगभग 100 साल की आयु तक वो जिए, और अंत में वो कैंसर की मृत्यु, इस कैंसर की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक यस मैम, है? इसमें सती लिखा था, सती उम्र। 37 नहीं, 37 नहीं, सेंचुरी लिखा हुआ है। अर्थात लगभग लगभग सेंचुरी होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। ठीक है? चलिए बच्चों, आज का टाइम कंप्लीट होता है। अब कल इस पे रिटन टेस्ट लेंगे हम आपका। ठीक है? कल मिलते हैं।